हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ए सीजन फॉर मार्केट। तो जैसे हमने आज एक पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें चैप्टर नंबर 1 to 7 हमने डिस्कस किए थे समरी एंड एनालिसिस के साथ। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 जो कि है नवंबर 12 2007 कराची, जिसमें कराची की हिस्ट्री हमें बताई गई है। ओके, नवंबर 12 2007 को कराची में क्या हो रहा था। तो ये चैप्टर जो है ये शुरू होता है अली से, अली सिकंदर जो कि प्रोटेगनिस्ट है हमारे इस नोवेल सीजन फॉर मार्केट। जो कि अली को ये लग रहा होता है कि जो उसका वीज़ा है यूएस जाने का, जो उसके ख्वाब है यूएस में जाके वहाँ जाके पढ़ना, ठीक है, वो एक पेनफुल बन के रह गया है, एक दुश्वार बन के रह गया है। मीन्स उसे ये इम्पॉसिबल नहीं लग रहा था लेकिन उसे पेनफुल लग रहा था। जैसे 3 साल पहले उसे एक दांत की दर्द हुई थी, ठीक है, उसमें बार बार उसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस बीमारी में। तो उसे अपना ये वीज़ा जो यूएस का था ये भी वैसा ही लग रहा था जैसे उस बीमारी में उसे दर्द हो रहा था। ओके। तो अली की जो मदर होती है वो उससे पूछती है कि मुझे तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसे अपना वीज़ा लगा रहे हो और तुमने यूएस जाना है, ठीक है। तो अली अपने दिल ही दिल में अपनी इमेजिनेशंस में अपनी मम्मा को रिप्लाई करता है, क्योंकि आपने मुझे हरेस करना था, मुझे ब्लैकमेल करना था कि अगर आप बाहर चले गए ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है। जो हम ब्लैकमेलिंग हमारी सोसाइटी में होती है। हारिस जो कि अली का भाई है, वो इस सारी कन्वर्जेशन को सुन रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं बोलता। अली को ये लग रहा होता है कि मेरा भाई हारिस जो है वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा कि मैं एक ग्रीडी इंसान हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है, लालची इंसान हूँ। क्योंकि एक बार पहले भी हम देख चुके हैं कि अली दुबई पढ़ने गया था, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन को घर में छोड़ के। तो हारिस शायद यही सोच रहा होगा कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, सेल्फिश टाइप का इंसान है मेरा भाई। तो अली को ये लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी राइटर है बीना शाह, उसने एक जो टर्म थी हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसे भी थोड़ा हाईलाइट किया है इस नॉवेल में, क्योंकि वो हमारे करेक्टर्स के माइंड में जाके उनके माइंड के जो थॉट्स हैं वो हम तक पहुंचा रही है, या इसे हम इंटीरियर मोनोलॉग भी कह सकते हैं। ओके। उसके बाद हारिस अपने भाई को केयरफुल करता है, उसे वार्न करता है, क्योंकि जो सिचुएशंस होती हैं पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। कराची में बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होती है तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस हो रही होती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद इसने जाना होता है अपने वीज़ा के लिए। ओके। तो इसलिए वो उसे वार्न करता है उसका भाई कि आप जा रहे हैं वहाँ पे तो थोड़ा ख्याल से जाइएगा, क्योंकि जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें किक्ड आउट कर दिया गया है और सिचुएशन कैन बी वर्स, खराब सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो फिर इसी दौरान अली की जो मदर होती है वो उससे पूछती है कि आपका अब्बू भी इस बारे में जानता है, इस सारी सिचुएशन के बारे में। तो वो जैसे ही इनके फादर का जिक्र करती है सिकंदर का, ठीक है, तो अली कहता है, गुस्से में आके अली कहता है कि मेरा बाप तो मर चुका है, ठीक है। और वो फिर सोचता है कि इसने मेरी माँ को इतना टॉर्चर किया है थ्रू आउट द लाइफ, तो फिर भी मेरी मम्मा क्यों अपने हस्बैंड के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही हैं, इतना उनके बारे में सोचना इन्हें नहीं चाहिए। तो अली इस चीज़ में थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से अपने पर काबू नहीं कर पाता और वो एक लाउड वॉइस में कह देता है, माई फादर इज डेड, मेरा बाप तो मर चुका है। हालांकि रियलिटी में तो जिंदा होता है ना सिकंदर, लेकिन वो कहता है कि हमारे लिए हमारा बाप मर चुका है। फिर अली हारिस की उस बात को, उस स्टेटमेंट को सोचता है, जो स्टेटमेंट उसने कही होती है इस्लामाबाद के बारे में, ठीक है। क्योंकि जैसे कराची में सूरत हाल कितनी वर्ष हो रही थी वैसे इस्लामाबाद में भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि जो ब्रोथेल्स थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड हो रहे थे जो फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग थे ना, जो बहुत ज़्यादा एक दीन टाइप के बंदे बनते हैं, दीनी टाइप के, ठीक है, जैसे मुजाहिद हो गए ईटीसी। तो ये सारी तंजीमें क्या कर रही थी, ब्रोथेल्स जो कि एक गंदी प्लेस है उस पे जाके रेड कर रही थी, अटैक कर रही थी, ठीक है। वहाँ पे जो लड़कियां थी, मैडम्स थी वहाँ पे जो, ठीक है, जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उन्हें एक्सपोज किया जा रहा था। ऐसी सिचुएशंस हो रही थी इस्लामाबाद की। और कराची की सड़कों में और इस्लामाबाद की सड़कों में, लाहौर की गलियों में उन लड़कियों को सरेआम मारा जा रहा था जो पर्दा नहीं करती थी, जो अनवेल्ड होती थी, ठीक है। उसी दौरान एक और जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी वो थी लाल मस्जिद की। लाल मस्जिद का एक पूरा एक अलग किस्सा है, एक केस है पूरा का पूरा अलग। और अली का जो चैनल था ये लाल मस्जिद में इंटर होता है विद एसएसजी कमांडर्स,
ठीक है। एसएसजी कमांडर्स जब लाल मस्जिद में इंटर होते हैं, जो वहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए और उनके साथ लड़ने के लिए, तो अली का जो चैनल था सिटी 24, यह भी उनके साथ वहाँ पे कवरेज के लिए जाता है। लोगों को यही लगता है कि बहुत ज़्यादा कत्लो गारित होगी, और एक जो कंफर्म न्यूज़ थी वो ये थी कि जो इमाम था लाल मस्जिद का, अब्दुल रशीद गाजी, वो मारा जा चुका है अलंग विथ वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के साथ, जो लाल मस्जिद में बच्चे और औरतें थी उनके साथ। जो इस्लामाबाद था, जिसे सिटी ऑफ पीस कहा जाता है, जो सुसाइड अटैक्स थे, जो बॉम्बर्स थे, जो हमले हो रहे थे, इन्होंने इस सिटी ऑफ पीस को जहन्नुम बना के रख दिया था। और पाकिस्तान के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये पाकिस्तान का शहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं, तो वो इस्लामाबाद को पाकिस्तान का शहर कंसीडर करने से भी आरी हो रहे थे लोग। और दूसरी साइड में क्या हो रहा था कि अली और अमीना, इन दोनों का आर्ग्यू हो जाता है। अमीना कहती है कि हमें अपने टेलीविजन पे डेड बॉडीज की कवरेज भी देनी है, ठीक है, जो जख्मी लोग हैं, जो डेड बॉडीज, जो लाइव एंड एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन हमने अपने चैनल पर चलानी है। अली कह रहा था कि हमें ये नहीं चलानी चाहिए, ठीक है, ये फेयर नहीं है ऐसी चीज़ें मीडिया पे दिखाना, क्योंकि पैमरा के रूल्स होते हैं ना कि कोई भी ब्लड या जख्म, ये चीज़ें आप मीडिया पर ऑन एयर नहीं कर सकते। लेकिन अमीना कहती है कि भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ हम कुछ भी दिखा सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बीबीसी पर चले जाएं। तो जब ऐसा कहती है अमीना अली को, तो पूरी की पूरी टीम जो वहाँ सिटी 24 की बैठी होती है, वो सारी अली पर हंसने लग जाती है, ठीक है। और बाद में यह होता है कि ये सारी कवरेज दिखाने पर, जिससे अली मना कर रहा था, उसका चैनल को नुकसान क्या होता है, चैनल की मैनेजमेंट जो होती है उसे धमकियां मिलती हैं बाय द पुलिस, ठीक है। और जो सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के जो इदारे होते हैं, वो सब के सब कहते हैं कि भाई आप करंट अफेयर्स को लाइव क्यों दिखा रहे हो, अगर आप लाइव दिखाओगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो यू विल बी शट डाउन फॉर एवर, ठीक है, आपको हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे चैनल्स को शट डाउन किया गया था। ओके, तो इन डिस्टर्ब डेज में जब सारी टीम इतना मेहनत कर रही होती है, तो अली बहुत ज़्यादा थक जाता है, और बहुत, उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अपनी बीबीए की क्लासेस को अटेंड कर सके, ठीक है, और अपने वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जा सके। वीज़ा का इंटरव्यू तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ना, वो उसकी ख्वाब थी एक। लेकिन फिर भी अली टाइम निकालता है और वीज़ा ऑफिस चला जाता है, ठीक है, वो बस पे चढ़ता है जो उसे यूएस एम्बेसी के सामने जाके ड्रॉप करती है। और जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है और अपनी बारी का इंतजार करता है वहाँ लाइन में, जैसे ही उसे इंटरव्यू के लिए कॉल होती है, तो जब वो अंदर जाता है ना पैनल के सामने, तो पैनल के सामने जब वो इंटर होने लगता है डोर पे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, ठीक है, जिनके पास गन्स होती हैं। तो इंटरव्यू वाले उसे बहुत ज़्यादा मिसट्रीटेड करते हैं। वो सिक्योरिटी को कहते हैं कि इस बंदे को पकड़ो और इससे पूछताछ करो कि ये आखिर अमेरिका क्यों जाना चाहता है। और ये सब इस वजह से होता है क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन थी, टेररिस्ट अटैक्स थे एवरीवेयर। तो इस वजह से अली को मिसट्रीट किया जाता है और दूसरे लोगों को भी मिसट्रीट किया जाता है। तो अली इसीलिए सोच रहा होता है कि यार ये दूसरे लोग इंटरव्यू से पहले ही छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। तो फिर अली को समझ आता है कि इस वजह से ये भाग रहे थे, इन्हें मिसट्रीट किया जा रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन अली फिर भी होपफुल होता है कि मुझे कभी ना कभी तो ये वीज़ा मिलेगा ज़रूर, यूएस एम्बेसी का, अमेरिका जाने का। क्यों? जब क्योंकि जब सिचुएशन दोबारा पाकिस्तान की बैलेंस हो जाएगी ना, तो फिर मुझे ये वीज़ा दोबारा भी मिल सकता है। तो यही था चैप्टर नंबर 8 में। और अब चैप्टर नंबर 9 मैडम आपके साथ डिस्कस करेंगी। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछला चैप्टर जो कि सर ने कवर किया था, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द चैप्टर नंबर 9, जिसका जो हमारा टॉपिक है वो है आउटलाज। और अगर हम देखें, ये बीना शाह ने जो विलियम हेनरी लुकास की जो डायरी है उसकी डायरी से ये सबक को लिया गया है, उनको कॉपी किया गया है। और जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे सिंध के, एक ये कॉलोनाइजेशन के टाइम पीरियड की बात कर रही हैं कि जब ब्रिटिशर्स जो है सिंध के अंदर हुक्मरानी कर रहे थे, और वहाँ पे फिर उन्होंने एक जो जिस जगह का बताया है वो है किससे डील करता है ये चैप्टर के थर्ड डेजर्ट के अबाउट। और बिकॉज वहाँ पर विलियम लुकास हेनरी जो कि एक उसको गवर्न कर रहे थे, वहाँ का उन्होंने सीजन और उसके हंटिंग वे को बताया कि जो वहाँ के जो पीजेंट्स लोग थे और डिफरेंट ट्राइबल पीपल्स थे, उनका वे ऑफ लाइफ बताया। ठीक है, सो अगर हम देखें इसमें
जो पहले तो स्टार्ट किया बिना शाह ने चैप्टर विद द थर्ड डेजर्ट के एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जो है उसकी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, वहाँ पर कोई ट्री जो है कोई भी पौधे ऐसे उगते नहीं हैं, और जो प्लांट्स वहाँ पर उगते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोइंग करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम पीरियड उनको चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। फिर उसके बाद जो विलियम की डायरी से अगर हम देखें तो विलियम बताते हैं कि जो वहाँ के जो पेगन ट्राइब्स थे, वो एक गाइड करते थे उनको और उनकी जो हंटर पार्टीज थी, कि किस तरीके से जो है वो खंजीर को जो है वाइल्ड जो कि वाइल्ड बोर होता था उसका शिकार कर सकते हैं, और वो इस किस लिए गाइड करते थे ताकि वो जो पीपल्स हैं हंटर पार्टी, वो उनको बहुत सारा मील दे सकें, ठीक है, वो उसका गोश्त प्रोवाइड कर सकें ताकि वो उससे उस गोश्त से अपने फीस्ट में उसको यूज़ कर सकें, और बहुत ज़्यादा जो है फिर उनकी जो है पार्टीज चलती थी जिसमें वो जो है शराब नोशी करते थे और इस चीज़ का गोश्त खाते थे, ठीक है। लेकिन विलियम हेनरी लुकेस जो कि उन्होंने अगली सुबह की वो बात करते हैं अगले डे की, कि उन्होंने वहाँ पर जो है हिरन को देखा, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने चिंकारा, जो कि चिंकारा भी जो अगर हम देखें हिरन है, जो कि उस इलाके के अंदर रहता है, उसका उन्होंने शिकार किया था। और फिर उन्होंने जो ब्लैक बक्स हैं उनको भी देखा कि जो कि आउटसाइड ऑफ द जहाँ पर वो लोग रहते हैं उसके उस जगह से बाहर वो लोग उस जगह पे वो चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। जो अगर अब नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में डिस्कस किया है विलियम हेनरी लुकास ने, वो हुर्स कम्युनिटी के अबाउट बताया कि किस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट थे, ठीक है, और जो कि थर के इलाके में रहते थे, और जो हैदराबाद के करीब करीब के जो इलाके थे वहाँ पे वो रहते थे, एंड दे आर नॉट कल्टिवेटेड पीपल्स, और वो क्या करते थे, उनका जो बहुत ज़्यादा बदमाश किस्म के लोग थे जो कि लोगों को उनको जंगलात में या फिर माउंटेनियस एरिया में जहाँ पे भी जो है कोई ऐसी जगह होती थी वहाँ पे वो लूट मार करते थे, ठीक है। और लुकास क्या कहते हैं कि उनको जो है एक पॉलिटिकल वे से उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, बिकॉज वो ऐसे लोग नहीं थे कि उनको बिठा के या समझा के उनको उनके ऊपर हुक्मरानी की जा सके, ठीक है। और अगर वो क्या कहते हैं कि सिंध के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए या फिर वहाँ के कानून्स को जो है उनको सेट करने के लिए वहाँ पे क्या ज़रूरी है कि आपको जो है जो फोर्स के साथ साथ आपको जो है अकल की भी ज़रूरत है, कि आपको बहुत एक आयरन फिस्ट एंड स्टर्न हार्ट आपको लेके वहाँ के ऊपर हुक्मरानी करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वहाँ के जो लोग ऐसे हैं, उनका जो अकीदा है और वहाँ के लोगों को बताया कि किस तरीके से जो सिंध है वो ओवरऑल जो है सूफीज़्म के ऊपर कंट्रोल करता है। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने दरवेशों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और लुकास क्या कहते हैं कि अगर उनका बस चलता तो वो इन सूफीज़ को जो है सिंध से बिल्कुल ख़त्म कर देते, ताकि वो वहाँ के अपनी हुक्मरानी कर सकते और अपना जिस तरीके से कंट्रोल था वो अपने कंट्रोल को वहाँ पर बेहतर बना सकें। लेकिन क्या हुआ, उन्हें सिंध पे हुक्मरानी करने के लिए उन सूफीज़ की जो है बहुत ज़्यादा मदद चाहिए थी, ठीक है, बिकॉज़ जो अगर वहाँ के जो लोग थे वो उन सूफीज़ के कंट्रोल में थे, और उन लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था कि उनका जो पीर्स थे उनको अपने अंडर रखने की ज़रूरत थी, ठीक है, बिकॉज़ ओनली दैट इज़ द वे दे कैन रूल ओवर देम, ठीक है। फिर उसके बाद जो आगे लुकास अपनी डायरी के अंदर डिस्कस करते हैं कि सर चार्ल्स नेपियर, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि वो जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सिंध को कंक्योर किया था, और उसके बाद जो सिंध के ऊपर हुक्मरानी करने में हेल्प किसने की ज़्यादा से ज़्यादा, वो इन पीरों ने हेल्प की थी, बिकॉज़ इन पीर्स की वजह से जो है जो ब्रिटिशर्स थे वो इस काबिल हुए कि वो सिंध के लोगों को एक जगह रख सकें, ठीक है। बिकॉज़ अगर हम फिर जनरल जो विलियम जो हमारे पर्सन है वो क्या कहते हैं कि जो इनका जो इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा था सिंध के पीपल्स के ऊपर। और अगर हम देखें चाहे वो एक जाहिल या अनपढ़ एक गरीब शख्स हो या फिर एक कोई लैंडलॉर्ड हो, तमाम के तमाम जो है किसके कंट्रोल में थे,
अपने पीरों के कंट्रोल में थे बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिवोशन, ठीक है। और जो विलियम है वो इनको एक पागलपन कहते हैं या फिर एक जाहिल लोग कहते हैं, जाहिल कौम कहा गया है सिंध को, ठीक है, कि किस तरीके से वो एक अपने बेवकूफ़ाना तौर पे वो अपने पीरों को मानते हैं और अपनी तमाम चीज़ें जो है उनके नज़रिए में करते हैं, ठीक है। सो लेकिन अब इसमें भी उन्हें क्या करना पड़ा कि जो अपने जो वहाँ के पीर थे, उन्होंने भी जो है अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल पावर को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का साथ दिया, उनके साथ एक अच्छे रिलेशन रखे। और जब ब्रिटिशर्स ने उनको एक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की, अच्छी डील्स उन्होंने अपने साथ रखी, तो वो अपने उनको कोर्ट्स में भी लेके आते, उनको वहाँ पर जो है तख्त दिया जाता, उनको फिर वहाँ पर रिस्पेक्ट भी दी जाती थी। और जो उनकी डील से अगेंस्ट जाता था वहाँ, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा एक वर्स कंडीशन में उनको फेस किया जाता था, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग विलियम डिस्कस अबाउट इन हिज डायरी, ही सेज द पीर ऑफ पिगारो। पीर ऑफ पिगारो की अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा पीर है और जो उसके जो मुर्शिद हैं, जो हुर ट्राइब था, वो इस पीर को मानते थे, ठीक है। और ये कहाँ पर थरपारकर के एरिया में रहते हैं या फिर जो है हैदराबाद के करीब करीब इलाकों में सक्खर साइड में जो पीर जो गोट है, वहाँ पर जो इनका बहुत बड़ा जो है एक ट्राइब था। और अगर उन्होंने क्या बताया कि जो प्रेजेंट पीर था, अब जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो इन पीरों को लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको प्रोवाइड की थी ताकि वो उनके कंट्रोल में रह सकें। लेकिन जनरल क्या लिखते हैं कि जो प्रेजेंट पीर है वो तमाम कन्फर्ट्स को भूल चुका है, ठीक है। और जो वहाँ के उसके जो मुर्शिद हैं वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं सिंध के अंदर, और क्या कर रहे हैं कि वो जो लोगों को जो है सुकून बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। उसमें फिर उन्होंने दिखाया कि जब कहत साली आई थी तो किस तरीके से उन्होंने जो है लोगों को मारना शुरू किया था। और वो एक अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते थे दूसरे लोगों के ऊपर जो कि उनके पीर के मुर्शिद नहीं थे, या फिर ऐसे लोग जो कि दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते थे। वो क्या कहते हैं कि तमाम अथॉरिटीज़ जो है उनके पीर के पास हैं, और जो इस चीज़ से इनकार करता था तो फिर उसको कत्ल कर दिया जाता था, ठीक है। सो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इस ये तमाम फ़सादात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो जो इनको कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। एंड फिर उन्होंने जो जनरल हैं उन्होंने और डिटेल हमें हुर्स के बाद बताई है कि they are the great followers of the Peer, and they were the front of the riots. Those people who are the peasant and those who doesn't believe in their peers kill them mercilessly, ठीक है। कि जो उनसे इनकारी थे उनको बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता था। एंड इवन दे किल द हुर खलीफ नॉन हुर खलीफास, जिनकी जो है बहुत ज़्यादा हाई रैंक था अगेंस्ट ऑफ देयर पीर। लेकिन उनको पीर पगारों के अलावा जो लोग थे जो कि नॉन खलीफास थे, उनको भी बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया था। इवन के जो औरतें थीं उनको भी जो है ये बहुत ब्रूटलिटी वे से यूज़ करते थे, और फिर बहुत बुरी तरीके से उनको मार के फेंक दिया जाता था, ठीक है। अब उसके बाद जो है जनरल बताते हैं कि उनका जो क्रेज़िएस्ट वे है अपने पीर को मानना, और किस तरीके से वो अपने बहुत अकीदत के साथ जो है जो अपने पीर को मानते हैं, ठीक है। और वो जो नॉन होस्ट होते थे उनके साथ खाना पीना भी नहीं करते थे वो, ठीक है। अगर जो अपनी जो डायरी में उसमें उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे हैदराबाद के, वो क्या कहते हैं कि अगर हम देखें तो ये एक ऐसी कौम थी जो कि दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन द ब्रदरहुड नोन एज द हुर यूनियन, ठीक है। जो हुर पीपल्स थे वो एक यूनियन के तौर पर रहते थे, और वो एक उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई थी जिसको वो हुर यूनियंस कहते थे। दे आर द फ्रेंटिक्स हु वैल्यू मर्डर एंड रिवेंज ओवर प्लंजर, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वहशियाना थे, और क्या वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो रिवेंज होता था वो कत्ल होता था, ठीक है। वो आप बातचीत से अपने मामलात हल नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली किस पे आते थे, कत्ल पे आते थे, ठीक है। और अगर हम देखें तो दे सलूट नो वन बट द पीर बाय हैंड और वॉइस ड्रेस्ड इन ग्रीन robes and a specially designed turban, and they gather to see him as though on a religious pilgrimage। तो अब वो उनका दिखाया गया है कि अकीदा कि किस तरीके से वो अपने पीरों को मानते थे और बहुत ज़्यादा डिवोशन के
थ्रू वो उनको न सिर्फ अपने पीर को सामने झुकते थे, और फिर जैसे वो कोई एक रिलीजियस पिलग्रिमेज कर रहे हो, एक उनके लिए एक एजाज़ की बात है, या फिर वो एक जिस तरीके से हमारे रिलीजन में हज के लिया जाता है, एक उस तरीके से ही अपने पीर को उसके सामने जो है मानते हैं और उसके सामने झुकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस सारे चैप्टर के अंदर उन्होंने हुर के अबाउट बताया कि किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा वहशियाना तौर पर जो है लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे। और फिर जो ब्रिटिश ने अब डिसाइड किया, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर में, उन्होंने उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने जो है प्लान्स बनाए, बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा सोच विचार करनी पड़ी, बिकॉज वो ऐसे लोग थे जो कि आप उनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते थे ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड। ठीक है, सो उन्हें एक डिफरेंट वेज को अपनाना पड़ा कि किस तरीके से वो उनको कंट्रोल में ले सकें। उन्होंने जो उनके जो पीर थे उनको भी अपने कंट्रोल में लिया, किस वजह से कि उनकी जो जहाँ से वो नज़ियाने वगैरह लेते थे उन जगहों को सीज्ड किया, और काफ़ी उनको जो है थ्रेट्स दी कि अगर, और बिकॉज जो हुर पीपल को अगर उनको पकड़ने भी जाया जाता था तो उन्होंने अपनी जो एक कम्युनिटी बनाई हुई थी, जहाँ पर वो एक पूरा एक जंगल उनका था, जहाँ पर कोई आम इंसान जो है छुप सकता है। ठीक है, कोई आप जो उसके जो इवन के जो ग्रेट अथॉरिटीज़ हैं वो भी उसको फाइंड आउट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स के लिए ये उनको एक डायरेक्टली वे से या फिर पुलिस के थ्रू जो है अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा एक आप उसको वो नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने किस चीज़ पे कंट्रोल किया, जो उनके जो पीर थे, जो उनके लीडर्स थे, उनको कंट्रोल किया। और फिर वहाँ के ऐसी प्लेसेस जहाँ पे जो लोग उनके जो मुर्शिद हैं वो आते थे और नजराने वहाँ पे देते थे, जो उनके दरबार थे, उन जगहों को सीज्ड किया। और फिर जो प्रेशर आया वो किसके ऊपर आया, जो उनके जो पीर हुआ करते थे बड़े, उनके ऊपर प्रेशर आया, और फिर जो उन्होंने अपने जो फॉलोवर्स या जो उनको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो कामयाब हो सके कि उनकी जो उनके इस हुर ट्राइब को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और अगर हम देखें तो वो क्या कहते हैं कि एक किसी भी गवर्नमेंट को अगर सिंध के ऊपर कंट्रोल करना है, तो बिकॉज सिंधी जो पीपल हैं या फिर जो इस टाइप के जो पीपल हैं वो अपने जो उनके इज्जत की खातिर वो अपने कुछ भी नहीं देखते हैं। और वो उस चीज़ में आपको ना ही वो किसी बात पे आमादा होते हैं, बल्कि वो डायरेक्टली जो है कत्लो गारत पे आते हैं। ठीक है, एंड ब्रिटिश के वो जो जनरल हैं वो क्या कहते हैं कि उनकी नज़र में उनकी जो क्वीन विक्टोरिया हैं वही उनके लिए ऑनर हैं, और वही उनके लिए जो है एक उन्हीं की जो बात जो है वैल्यू करती हैं, और उनका जो ऑर्डर है जो उस पे एक सिंध के ऊपर हुक्मरानी करना है, और किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी जो क्वीन को जो है रिस्पेक्ट देनी है। और इसी वजह से उन्होंने डिफरेंट प्लान्स के थ्रू सिंध के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की, और जो हुर ट्राइब को जो बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब था, कि इस ट्राइब को जो उन्होंने किस वे से कंट्रोल किया, बाय कंट्रोलिंग देयर प्लेसेस, और उनकी जो सीज्ड की उनकी जगहों को, और उनकी गद्दी पे कंट्रोल किया। ठीक है, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 9।